Good evening, dear students. Let us discuss about Joule's law of electric heating. This gentleman, James Prescott Joule, a British scientist, English scientist, इन्होंने इस नियम को दिया, इसीलिए इसको जूल्स लॉ बोलते हैं. ऑन हिज नेम दिस लॉ इज कॉल्ड जूल्स लॉ. बहुत से आपको उपयोग इसके मिलेंगे आपके लाइफ में. फॉर एग्जांपल प्रेस, इलेक्ट्रिक प्रेस जिसको आयरन बोलते हैं, रूम हीटर बहुत प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब बहुत प्रकार की होती है, इलेक्ट्रिक फ्यूज सेवरल टाइप्स. दिस इज़ नॉट द कंप्लीट लिस्ट. यही इतने उपयोग नहीं हैं, बहुत सारे उपयोग हैं जो कि आप अपने लाइफ में देखेंगे. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक हीटिंग. देन वी विल डिस्कस अबाउट एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग. देन व्हाट काजेज इलेक्ट्रिक हीटिंग, हीटिंग क्यों होती है, विद्युत तापन क्यों होता है, विद्युत तापन कैसे होता है, फिर विद्युत तापन के उपयोग क्या हैं, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग. सो दिस थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो. लेट अस टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक हीटिंग. विद्युत तापन क्या होता है, आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि जब किसी तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो moving electrons collide with the atom, they collide with other electrons also. In every collision they lose some part of their energy, and that energy is converted into heat, and due to heat there is temperature rise, and that this is called electric heating. जब किसी उच्च प्रतिरोध के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किया जाता है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन जो एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होते हैं तो वो परमाणुओं से तथा अन्य इलेक्ट्रॉनों से टकराते हैं, और प्रत्येक टक्कर में उनकी ऊर्जा का कुछ भाग नष्ट होता है और नष्ट ऊर्जा ऊष्मा में परिवर्तित हो जाती है, जिससे तार का तापमान बढ़ जाता है. इसे विद्युत तापन कहते हैं. दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक हीटिंग. तो गर्म करने के लिए बहुत से तरीके हैं. किसी वस्तु को गर्म करने के लिए देयर आर सेवरल मेथड्स टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, जैसे कि कोयला, लकड़ी, डीजल, पेट्रोल या अन्य ज्वलनशील गैसें जला के आप गर्म कर सकते हैं. लेकिन उनकी तुलना में इलेक्ट्रिक हीटिंग के बहुत से एडवांटेजेस. देयर आर सेवरल एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग, एंड ड्यू टू दीज एडवांटेजेस इलेक्ट्रिक हीटिंग इज़ प्रेफर्ड. विद्युत तापन को प्रेफर किया जाता है, पसंद किया जाता है बाकी सभी तरीक़ों की तुलना में. क्यों पसंद किया जाता है, इसके एडवांटेजेस. देयर आर सेवरल एडवांटेजेस ओवर अदर मेथड्स ऑफ हीटिंग, जैसे कि ये क्लीन एंड एटमॉस्फेयर फ्री फ्रॉम डर्ट, एकदम स्वच्छ तरीका है. दिस इज़ वेरी वेरी क्लीन मेथड. देयर इज़ नो पोल्यूशन, देयर इज़ नो डर्ट. गंदगी नहीं होती है कोई किसी प्रकार का, एकदम स्वच्छ होता है. नो पोल्यूशन, नो फ्लू गैस, कोई प्रदूषण नहीं होता है, किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है, ना तो कोई हानिकारक गैसें उत्पन्न होती हैं. रिस्पॉन्स वेरी क्विक, रिस्पांस बहुत क्विक होता है. जल्द आप तापमान बढ़ा सकते हैं, जल्द आप तापमान घटा सकते हैं. जितना जल्दी आप चाहें, रिस्पांस बहुत फास्ट है. सो दिस इज़ वेरी फास्ट रिस्पांस, क्विक रिस्पांस. एक्यूरेट कंट्रोल्ड टेम्परेचर कैन मेड इजीली. टेम्परेचर पे जो नियंत्रण होता है बहुत ही एक्यूरेट होता है. वेरी वेरी फाइन कंट्रोल ओवर टेम्परेचर. आप बहुत स्मॉल स्टेप में बढ़ा सकते हैं तापमान को, बहुत स्मॉल स्टेप में घटा सकते हैं. सो वेरी वेरी एक्यूरेट कंट्रोल ओवर टेम्परेचर. तापमान पे इतना अच्छा कंट्रोल और किसी भी मेथड में नहीं मिलेगा. कंपैरेटिवली सेफ़, सुरक्षित है. फैलने की बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं रहती है, ज़्यादा फैलता नहीं है. जहाँ पे आपको हीटिंग करना रहता है वहाँ पे ये सुरक्षित है, किसी प्रकार के इसके फैलने का खतरा नहीं रहता है. लोकलाइज्ड एप्लीकेशन, जहाँ पे आपको हीट करना है किसी पॉइंट पे, वहाँ पे आप हीट कर सकते हैं. टारगेटेड हीटिंग कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड लोकलाइज्ड एप्लीकेशन. ज़रूरी नहीं अदर पार्ट पे भी हीटिंग हो, वहाँ पे जहाँ आप इस टारगेट करेंगे वहाँ होगा. इफ़िशियंसी मच हायर, इसकी इफ़िशियंसी अन्य मेथड्स की तुलना में बहुत अच्छी है. यूनिफॉर्म हीटिंग, हीटिंग यूनिफॉर्म होती है, इरेगुलर नहीं होती है. रेगुलर होती है यूनिफॉर्म हीटिंग जो होती है. इट इज़ हाईएस्ट इफ़िशियंसी ऑफ यूटिलाइजेशन. यूटिलाइजेशन की इफ़िशियंसी बहुत होती है, अच्छी होती है. इट्स अ वेरी 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 इफ़िशियंट. चीप फर्नेसेस, अदर जो फर्नेसेस होती हैं, अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी सोर्सेस से जो फर्नेस बनती हैं उनकी तुलना में इलेक्ट्रिक हीटिंग की जो फर्नेस होती है दे आर चीपर. मोबिलिटी ऑफ जॉब, वी कैन मोबिलाइज द ऑब्जेक्ट. इसको आप जहाँ हीटिंग को ले जाना चाहें किसी
अन्य जगह पे इजीली मोबिलाइज कर सकते हैं, किसी अन्य जगह पे ले जा सकते हैं। सो मोबिलिटी इज़ गुड। सो दीज आर सम एडवांटेजेस। ड्यू टू दीज एडवांटेजेस इलेक्ट्रिक हीटिंग इज़ पॉपुलर दैन अदर फॉर्म ऑफ हीटिंग, अदर मेथड्स ऑफ हीटिंग। सो लेट अस डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिक हीटिंग। अभी हम डिस्कस कर चुके हैं थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है, इसके बारे में बात कर लें। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू अ कंडक्टर और वायर, a moving electron collide with the atoms and other electrons. Due to this, electrical energy is converted into heat energy. It is the conversion of electrical energy into heat energy. This is called heating effect of electric current. किसी तार में धारा का प्रवाह होता है तो मूविंग इलेक्ट्रॉन परमाणुओं से तथा अन्य इलेक्ट्रॉनों से टकराते हैं, जिससे उनकी बहुत सी ऊर्जा नष्ट होती है, उससे तार का तापमान बढ़ जाता है। इसे कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा के प्रवाह के कारण जो तापन होता है उसे विद्युत तापन कहते हैं। विद्युत तापन मतलब विद्युत धारा के प्रवाह के कारण तापन होता है। तो इस संदर्भ में जूल ने नियम दिया था। तो जूल ने प्रयोगों के आधार पर नियम दिया था, यह चीज़ प्रोपोर्शनल टू I², धारा के वर्ग के समानुपाती होता है उत्पन्न ऊष्मा। दूसरा जूल ने नियम दिया था, यह चीज़ प्रोपोर्शनल टू R, तार के प्रतिरोध के समानुपाती होता है। तीसरा, यह चीज़ प्रोपोर्शनल टू टाइम ड्यूरेशन। तीसरा जूल ने बताया कि जो उत्पन्न ऊष्मा होती है वो समय पे भी डिपेंड करता है। सो इन तीनों को मिला के जूल ने बताया एच इज प्रोपोर्शनल टू I²RT। हेयर इट इज़ नॉट इक्वल टू, इट इज़ Q। कभी कभी Q से हम डिनोट करते हैं, कभी कभी H से, बट इट इज़ नॉट इक्वल, इट इज़ प्रोपोर्शनल, समानुपाती होता है इसके। यहाँ पे जूल ने एक नियतांक यूज़ किया और उस नियतांक को जूल ने कहा J, तो यहाँ पे लिखा गया I²RT अपॉन J। दिस इज जूल्स फार्मूला। ये जूल का फार्मूला है। इसमें जूल ने बताया कि I²RT अगर जूल वर्क किया जाए तो I²RT अपॉन J कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होगी। यहाँ J जो है इसका मान प्रयोगों के आधार पे जूल ने निकाला। एग्जैक्ट वैल्यू 4.186 जूल पर कैलोरी। J का मात्रक होता है जूल पर कैलोरी। यूनिट ऑफ J इज़ जूल पर कैलोरी। दिस इज द यूनिट ऑफ J एंड इट्स वैल्यू इज़ 4.186। जूल ने प्रयोगों के आधार पर इसका मान निकाला था और इसको राउंड ऑफ करके कभी कभी आप 4.2 भी लिखते हैं। सो दिस इज J। काज ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग क्या है अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव इन देन दे कोलिजन, देयर इज कोलिजन, they collide with the positive ions, means atoms, and they collide with other electrons. So in these collisions they lose energy and that energy is converted into heat, and due to heat there is temperature rise, so that is called electric heating. इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं तार में तो वो क्या करते हैं, परमाणुओं से और अन्य इलेक्ट्रॉनों से टकराते हैं। उन टक्कर में ऊर्जा उनकी नष्ट होती है और वो ऊर्जा ऊष्मा में कन्वर्ट हो जाती है, जिससे पदार्थ का तापमान बढ़ जाता है, जिससे तार गर्म हो जाता है। इसे विद्युत तापन कहते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड इन डिटेल और पढ़ते हैं इसको अच्छे से। इलेक्ट्रिक हीटिंग क्या है, क्यों होता है, हाउ इलेक्ट्रिक हीटिंग टेक्स प्लेस, कैसे होती है हीटिंग। देखिए ये जब आप बैटरी लगाते हैं या सोर्स लगाते हैं, वोल्टता लगाते हैं प्लस माइनस ऐसे उच्च प्रतिरोध में, ध्यान रखना कि इलेक्ट्रिक हीटिंग के लिए हम लोग जो ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं एल्युमिनियम या कॉपर का तार नहीं यूज़ करते हैं। वी नेवर यूज़ एल्युमिनियम और कॉपर, क्योंकि इनका प्रतिरोध कम होता है। प्रतिरोध कम होने से मूविंग इलेक्ट्रॉन के मार्ग में अवरोध कम होता है, कोलिजन कम होता है, एनर्जी लॉस कम होता है, तो उससे ऊष्मा जो उत्पन्न होती है वो भी कम होती है। इसलिए एल्युमिनियम एंड कॉपर दे आर नेवर यूज्ड फॉर दिस पर्पस। क्या यूज़ करते हैं, नाइक्रोम एंड टंगस्टन। They are very गुड मटेरियल फॉर दिस पर्पस। हीटिंग के लिए बहुत अच्छे मटेरियल हैं। इनका प्रतिरोध बहुत उच्च होता है, इसमें कोलिजन बहुत ज़्यादा होता है, प्रतिरोध ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन का कोलिजन ज़्यादा होता है, एनर्जी लॉस ज़्यादा होता है, उससे ऊष्मा में परिवर्तन भी ज़्यादा होता है। सो दिस इज़ हाई रेजिस्टेंस वायर। ये तार है जिसका प्रतिरोध काफ़ी ज़्यादा है। दिस इज़ हाई रेजिस्टेंस वायर। ये इसमें आपने जब बैटरी लगाई, वोल्टेज लगाया, यू हैव अप्लाइड अ वोल्टेज, सपोज यहाँ अभी वो अंतर है वी वोल्ट लगाया,
माइनस टर्मिनल पे इलेक्ट्रॉन चलते हैं इस दिशा में, हमने बताया उन पे माइनस टर्मिनल की वजह से रिपल्सन का बल लगता है, तो इस दिशा में रिपल होते हैं। ऑल द इलेक्ट्रॉन्स मूव इन दिस डायरेक्शन, सभी इलेक्ट्रॉन इस दिशा में चलते हैं, तो इस दिशा में। और धन टर्मिनल की वजह से अट्रैक्शन भी होता है, इधर की तरफ आकर्षित होते हैं। सभी इलेक्ट्रॉन इस दिशा में चलते हैं बहुत तेज़ गति से। कितना तेज़ गति से चलेंगे ये डिपेंड करेगा कि वोल्टेज हमने कितना ज़्यादा अप्लाई किया है। इधर से इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो रहा है तो विद्युत धारा उसके अपोजिट बहती है। आप जानते हैं इधर को धारा बह रही है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये करंट बह रही है इस दिशा में, दिस इज आई एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन बहुत तेज़ गति से चल रहे हैं इस सिरे से, बी सिरे से ए सिरे की तरफ। मान लीजिए ये बी सिरा है, ये ए सिरा है। इलेक्ट्रॉन बहुत तेज़ से चल रहे हैं बी सिरे से ए सिरे की तरफ। देखिए इलेक्ट्रॉन है ये इसके रास्ते में ये परमाणु है, दिस इज एटम। ये इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, इससे टकरा गया, ये देखिए कोलिजन हो गया, कोलिजन। तो टकराने के बाद क्या होगा, इसकी बहुत सारी ऊर्जा जो भी है नष्ट हो जाएगी। देयर इज़ एनर्जी लॉस, एनर्जी लॉस हो गया इसका काफ़ी। अब एनर्जी लॉस हो गया, अब ये इसको भेद के नहीं जाएगा, ये रास्ता बदलेगा अपना। ये रास्ता बदला, इधर से गया, इधर से गया, फिर इधर से जा रहा है, ये जा रहा है, यहाँ कोलिजन हो गया इसका फिर से। अगले एटम से टकरा गया, ये यहाँ टकरा गया, फिर कुछ ऊर्जा नष्ट होगी, फिर रास्ता बदलेगा, यहाँ जा रहा है इधर से, तब तक इधर से इलेक्ट्रॉन आ गया। सो इलेक्ट्रॉन की कोलिजन यहाँ हो गई। तो कोलिजन होता है, टक्कर किससे होती है, मूविंग इलेक्ट्रॉन दे कोलाइड विद द एटम्स, परमाणु से टकराते हैं और वो दूसरे इलेक्ट्रॉनों से भी टकराते हैं। सो दे कोलाइड विथ एटम्स, दे कोलाइड विथ अदर इलेक्ट्रॉन्स एंड इन एवरी कोलिजन। यहाँ टक्कर हुई उसमें एनर्जी लॉस हुआ, इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन से टक्कर हुई उसमें भी एनर्जी लॉस हुआ। इन एवरी कोलिजन दे लूज सम पार्ट ऑफ देयर एनर्जी। और बी सिरे से ए सिरे तक इलेक्ट्रॉन जब जाएगा, इस सिरे से इस सिरे तक, यहाँ से यहाँ तक जब इलेक्ट्रॉन पहुँचेगा तो इसको असंख्य टक्करों का सामना करना पड़ता है। देखिए यहाँ गया, यहाँ टकराया, फिर यहाँ ये गया, यहाँ टकराया। सो देर आर सेवरल कोलिजन्स, बिलियंस ऑफ कोलिजन्स व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुँचने में असंख्य टक्करों का सामना इलेक्ट्रॉन करता है और प्रत्येक टक्कर में उसकी ऊर्जा नष्ट होती है। और ये जो नष्ट ऊर्जा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ये एनर्जी कहाँ से लिया था इलेक्ट्रॉन ने, बैटरी से। वो ऊर्जा का काफ़ी भाग इस टक्करों में नष्ट होगा। वो नष्ट होकर ऊर्जा किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू हीट, ऊष्मा में। देखिए तो ऊष्मा में कन्वर्ट हो जाएगा तो इसका तापमान बढ़ेगा, तो ये इस तरह हो जाएगा, रेड, गर्म हो जाएगा, बिकॉज हीट लॉस इज सो मच। बहुत ज़्यादा ऊष्मा का यहाँ कन्वर्जन हो रहा है क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी लॉस जो है, मूविंग इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा लॉस हो रहा है इसमें बहुत ज़्यादा है, क्योंकि रेजिस्टेंस है, हाई रेजिस्टेंस वैल्यू का तार है। आर इज़ वेरी हाई। हमने बताया टंगस्टन या नाइक्रोम जैसे पदार्थ यूज होते हैं जिनका प्रतिरोध बहुत उच्च होता है। तो देखिए क्या हो रहा है, दीज मूविंग इलेक्ट्रॉन्स दे आर कोलाइडिंग विद द एटम्स, दे आर कोलाइडिंग विद अदर इलेक्ट्रॉन्स एंड इन एवरी कोलिजन दे लूज सम एनर्जी एंड दैट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट। ड्यू टू दैट हीट टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर इज इंक्रीज्ड, that has increased, so there is temperature rise। इस तरह से तापमान बढ़ता है। मूविंग इलेक्ट्रॉन जब टकराते हैं पदार्थ के परमाणुओं और इलेक्ट्रॉनों से तो उनकी ऊर्जा नष्ट होती है और उससे तापन होता है, इसे विद्युत तापन कहते हैं। तो विद्युत तापन क्यों होता है, इस वजह से होता है। तो प्रतिरोध जितना अधिक होगा, मूविंग इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा उतना ज़्यादा नष्ट होगी और तापन भी उतना अधिक होगा। सो इस संदर्भ में जूल ने नियम दिया था, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स Joule has performed, he has given the 3 laws. One is amount of heat produced is directly proportional to I square। तार में बहने वाली धारा के वर्ग के समानुपाती होती है उत्पन्न ऊष्मा। यहाँ जो ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, यहाँ पे H, यहाँ जो ऊष्मा उत्पन्न हो रही है H किस पे निर्भर करती है, ये जूल ने बताया कि वो धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। अर्थात यदि धारा को 2 गुना कर दें तो उत्पन्न ऊष्मा वो 4 गुना हो जाएगी। यदि धारा को आधा कर दें तो उत्पन्न ऊष्मा 1/4 हो जाएगी। प्रोवाइडेड, यहाँ पे जूल ने R और T को नियत रखा था, कांस्टेंट, रेजिस्टेंस को कांस्टेंट रखें और समय जो हमने जितने समय तक के लिए हीटिंग की है वो भी कांस्टेंट रखें। तो दिस इज 1। दूसरा जूल ने ये बताया, अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। तार का प्रतिरोध जितना अधिक होगा, ऊष्मा उतना अधिक उत्पन्न होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर रेजिस्टेंस को हम 2 गुना कर दें तो उत्पन्न ऊष्मा भी 2 गुना हो जाएगी।
रजिस्टेंस को अगर आधा कर दें तो उत्पन्न ऊष्मा भी आधा हो जाएगी। R इज़ 2 देन हीट इज़ 2। यहाँ पे क्या कांस्टेंट रखा, ये प्रयोग कब किया? इस प्रयोग को करते समय जूल ने धारा को कांस्टेंट रखा था और जूल ने टाइम को कांस्टेंट रखा था। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। एंड थर्ड, हीट प्रोड्यूस्ड इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू टाइम। टाइम कितने समय तक इसमें धारा का प्रवाह हो रहा है उस पर भी निर्भर करता है। तो इस समय जूल ने कांस्टेंट रखा था रेजिस्टेंस एंड करेंट। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। तो जूल ने बताया कि अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट। धारा के वर्ग के समानुपाती होता है, प्रतिरोध के समानुपाती होता है और समय के समानुपाती होता है। तीनों को जूल ने मिलाया तो क्या हुआ, ये फार्मूला I²RT, दैट इज प्रोपोर्शनल टू I²RT। और यहाँ एक नियतांक यूज किया जूल ने, उसी नियतांक को जूल ने कहा J और उसका मान प्रयोगों के आधार पे निकाला और प्रयोगों के आधार पे उसका जो मान निकाला J का, वो अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर चुके हैं। J का मान कितना बताया जूल ने, 4.186 जूल पर कैलोरी और राउंड ऑफ करके 4.2 जूल पर कैलोरी, ये भी कह सकते हैं। ये जूल ने निकाला था। J का मात्रक जूल पर कैलोरी होता है, इसका मान इतना होता है। तो ये है I²RT/J। और पिछले वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं कि I²RT क्या होता है, इट इज़ इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड। तो इस फार्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं H=E/J, H=E/J। तो जूल ने क्या किया कि विद्युत ऊर्जा का कन्वर्जन ऊष्मा ऊर्जा में किया। जूल ने बताया कि अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो सप्लाई की जा रही है I²RT हो तो उत्पन्न ऊष्मा I²RT/J होगी, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो सप्लाई की जा रही है E हो तो उत्पन्न ऊष्मा E/J होगी। तो अब इसका मात्रक देखिए, अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो सप्लाई की जा रही है E वाट सेकंड हो, E वाट सेकंड, क्योंकि जो ऊर्जा होती है उसका मात्रक जूल भी होता है और वाट सेकंड भी होता है, वाट सेकंड, जूल एंड वाट सेकंड। तो इस फार्मूले से हम दो बातें कह सकते हैं। पहला ये कि अगर I²RT जूल कार्य किया जाए तो उत्पन्न ऊष्मा I²RT/J कैलोरी होगी, अथवा E वाट सेकंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई की जाए तो उत्पन्न ऊष्मा E/J कैलोरी होगी। तो जूल ने रिलेशन इस्टेब्लिश किया किसके बीच में, जूल, कैलोरी और वाट सेकंड, इनके बीच में। जूल ने बताया इतने वाट सेकंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी दें तो कितना कैलोरी मिलेगी। जूल ने बताया इतना जूल कार्य करें तो कितना कैलोरी ऊष्मा निकलेगी। जूल ने यांत्रिक ऊर्जा का मात्रक या विद्युत ऊर्जा का मात्रक जूल और ऊष्मा ऊर्जा का मात्रक कैलोरी के मध्य संबंध स्थापित किया। इस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड थर्मल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी एंड थर्मल एनर्जी। उन्होंने बताया E जूल कार्य करें तो E/J कैलोरी मिलेगी, या I²RT जूल कार्य करें तो I²RT/J कैलोरी मिलेगी, या E वाट सेकंड कार्य करें, सप्लाई दें इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अगर ये बैटरी E एनर्जी दे E वाट सेकंड तो ऊष्मा जो उत्पन्न होगी E/J कैलोरी होगी, कैलोरी। या E जूल कार्य करें, यहाँ बैटरी कार्य करे तो यहाँ पे E/J कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होगा। ये जूल ने बताया। तो जूल ने बताया कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी और कन्वर्जन ऑफ वर्क इनटू हीट एनर्जी और कन्वर्जन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। उन्होंने बताया इतना मैकेनिकल एनर्जी दें तो इतना हीट एनर्जी पैदा होगी, या इतना इलेक्ट्रिकल एनर्जी दें, बैटरी इतना इलेक्ट्रिकल एनर्जी देगी तो हीट पैदा होगी E/J, या बैटरी E जूल कार्य करे तो हीट पैदा होगी E/J कैलोरी। दिस इज द मीनिंग ऑफ जूल्स लॉ। तो कितना ऊर्जा देने से कितना ऊष्मा निकलती है ये जूल ने बताया। दिस इज प्रोपोर्शनल टू I²RT एंड इट इज़ I²RT/J। ये दिस इज कॉल्ड जूल्स लॉ। तो हीटिंग क्यों होती है ये बात हमने यहाँ डिस्कस किया। कितना होती है हीटिंग ये जूल के फार्मूले से निकाल सकते हैं कि कितना एनर्जी दिया और कितना हीटिंग होगी, कितना कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होगी। सो दिस इज़ हाउ वी कैन फाइंड आउट।
देयर आर सेवरल एप्लीकेशंस ऑफ जूल्स लॉ। आपकी लाइफ में बहुत से उपयोग हैं इसके, बहुत से कुछ उपयोगों के बारे में बात कर रहे हैं। दिस इज़ नॉट द कंप्लीट लिस्ट, आई टोल्ड यू अर्लियर आल्सो, बट दिस इज़ वन ऑफ द एप्लीकेशन एज अ सोर्स ऑफ लाइट। जितने भी प्रकाश स्रोत होते हैं दे इमिट लाइट, प्रकाश उत्सर्जन करते हैं किसके नियम से? जूल्स लॉ। सभी जूल्स के नियम पे ही कार्य करते हैं, जो ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, प्रकाश उत्पन्न करते हैं। इनमें क्या होता है? नॉर्मल बल्ब में देखिए ये फिलामेंट बल्ब है, इसमें ये होता है फिलामेंट होता है हाई रेजिस्टेंस का। इसमें आप विद्युत ऊर्जा देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, दे इलेक्ट्रॉन्स दे आर मूविंग। इलेक्ट्रॉन जाते हैं हाई प्रतिरोध के तार में, तो उसमें कोलिजन होता है। किससे कोलिजन होता है? दे कोलाइड विद दी एटम्स, दे कोलाइड विद अदर इलेक्ट्रॉन्स। इन एवरी कोलिजन दे लूज एनर्जी and that energy is converted into electrical energy is converted into electrical energy is converted into heat। उस ऊष्मा में परिवर्तित हो जाता है। तापमान इससे बढ़ जाता है, इससे ये ग्लो करने लगता है। बहुत ज़्यादा तापमान बढ़ जाता है, इससे ग्लो करता है और प्रकाश निकलता है इसमें से। तो ये बल्ब इस तरह से कार्य करते हैं। तो सभी बल्ब इसी तरह कार्य करते हैं, ऊष्मा में परिवर्तित करते हैं विद्युत ऊर्जा को और उससे ग्लो करते हैं। इनमें दूसरा टेक्निक होता है, जैसे ये एलईडी बल्ब है, CFL है। तो इनमें भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन होता है पहले ऊष्मा में, उसकी वजह से वो उसमें जो मटेरियल होते हैं एक्टिव मटेरियल दे ग्लो, एक्टिव मटेरियल जो होते हैं इनमें वो ग्लो करते हैं और उससे ये लाइट इमिट करता है। तो कोई बल्ब ज़्यादा लाइट इमिट करता है, कोई बल्ब कम। ऐसा क्यों होता है? जैसे ये मान लीजिए फॉर एग्जांपल 40 वाट का बल्ब है, 40 वाट, ये 100 वाट का बल्ब है। तो 100 वाट का बल्ब ज़्यादा प्रकाश क्यों देता है 40 वाट से? क्योंकि यहाँ पावर कम है। पावर कम है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिए गए समय में जो सप्लाई होगी यहाँ पे फिलामेंट में वो कम होगी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई कम होगी तो ऊष्मा में जो कन्वर्जन होगा, हमने बताया E/J होता है। तो कम एनर्जी कम ऊष्मा, कम ऊष्मा कम तापमान, कम तापमान कम ग्लो, लेस ग्लो, ग्लो कम होगा, कम चमकेगा। यहाँ ज़्यादा पावर ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा एनर्जी तो ऊष्मा में कन्वर्जन जो होगा वो ज़्यादा होगा, कैलोरी ज़्यादा होगी। इफ एनर्जी इज मोर कैलोरी इज मोर, कैलोरी इज मोर सो देर इज़ मोर हीट, मोर टेम्परेचर राइज, मोर लाइट। ज़्यादा ग्लो करता है, ज़्यादा प्रकाश देगा, ये कम प्रकाश देगा। इसी प्रकार से ये LEDs हैं, ज़्यादा पावर ज़्यादा एनर्जी कंजम्पशन ज़्यादा कन्वर्जन, लाइट में कन्वर्जन ज़्यादा होगा। देखिए CFL, इनका कंपैरिजन ज़्यादा वाट का होगा, ज़्यादा एनर्जी कंजम्पशन होगा, ज़्यादा कन्वर्जन होगा उसका प्रकाश में। तो समान तरह की बल्ब समान तरह से कंपेयर होंगी। जैसे कि ये टंगस्टन बल्ब है, ये जो है फिलामेंट बल्ब है, तो उसका कंपैरिजन उससे होगा। ये CFL है तो CFL से होगा, LED है तो LED से होगा। और भी होते हैं बहुत सारे, ट्यूब रॉड, हैलोजन, फ्लड लाइट्स जो भी होते हैं। सो दे ऑल वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ जूल्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग। दे कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू, फर्स्ट दे कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एंड दैट heat is ultimately converted into light. So all these things are happening through this is heat due to Joule's law. जूल के नियम से ही होता है ये। So this is the application of Joule's law of electric heating. देखिए अदर एप्लीकेशन as a source of light, as a source of heat we have discussed as a source of light. Next as a source of heat, गर्म करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं बहुत से तरीके तापमान के स्रोत के रूप में। देखिए हीटर, बहुत से तरीके के हीटर आप देखे होंगे। ऑल ऑफ देम वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ जूल्स लॉ। इसमें क्या होता है, नाइक्रोम का तार होता है, बहुत हाई रेजिस्टेंस का वायर। इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं। मूविंग इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं, टकराते हैं परमाणुओं से और इलेक्ट्रॉनों से, उससे उनकी ऊर्जा नष्ट होती है, उससे कन्वर्ट होता है ऊष्मा में, हीट में। कितना हीट पैदा होती है हमने बताया, E/J। ये ऊष्मा में परिवर्तित होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उससे ये गर्म हो जाता है, लाल हो जाता है। हाई प्रतिरोध के तार यूज़ करते हैं, नाइक्रोम या टंगस्टन जैसे तार। तो जितना ज़्यादा पावर का हीटर होगा उतना ज़्यादा वो ऊष्मा पैदा करेगा, क्योंकि ज़्यादा पावर होगी तो ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करेगा, ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करेगा तो ऊष्मा भी ज़्यादा पैदा होगी, होता ज़्यादा वो हीट देगा। तो 1 किलोवाट का हीटर की तुलना में 2 किलोवाट का हीटर ज़्यादा हीट क्यों देता है? बिकॉज इट इज़ कन्वर्टिंग एनर्जी, मोर एनर्जी इनटू हीट कंपेयर टू 1 किलोवाट। 1 किलोवाट की तुलना में 2 किलोवाट वाला ज़्यादा ऊष्मा देगा, क्योंकि वो ज़्यादा ऊष्मा में परिवर्तित कर रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। दूसरा देखिए ये इमर्जन रॉड है, ये देखिए यहाँ से इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करेंगे, यहाँ इसको प्लग ऑन करेंगे
ये हाई रेजिस्टेंस का कॉइल है, देखिए ये, इसमें इलेक्ट्रॉन जाएंगे, प्रतिरोध बहुत ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन कोलाइड करेंगे परमाणुओं से, इलेक्ट्रॉनों से, उनकी ऊर्जा नष्ट होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी ऊष्मा में और ये गर्म हो जाएगा। तो इसको इमर्जन रॉड को हम पानी में भरते हैं, बाल्टी में वगैरह में पानी रख के उसमें डाल देते हैं, ये गर्म होगा तो ये क्या करेगा, वाटर को गर्म कर देगा। सो दिस इज़ द कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट। दिस इज़ द कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट। देखिए ये इंडक्शन कैसे वर्क करता है। हम इसमें एसी सप्लाई देते हैं, इसमें कॉपर की कॉइल होती है अंदर, उसमें एसी करंट फ्लो करता है, एसी करंट कॉपर की कॉइल में फ्लो करता है, तो उससे प्रोड्यूस होता है एसी फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है एसी। और वो फ्लक्स जो है यहाँ जो बर्तन रखते हैं उससे लिंक होता है, तो उस बर्तन में क्या होता है कि ईडी करंट पैदा हो जाती हैं, ईडी करंट पैदा होने से बर्तन में ईडी करंट लॉस होता है। तो ये बर्तन जो है विद्युत का अच्छा चालक नहीं होना चाहिए। एल्युमिनियम या कॉपर का बर्तन अगर होगा तो ये हीटिंग नहीं करेगा। काइंडली रिमेंबर, इंडक्शन में जो बर्तन यूज़ करते हैं एल्युमिनियम या कॉपर का यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि एल्युमिनियम या कॉपर का होगा तो ईडी करंट पैदा ज़रूर होंगी, लेकिन ईडी करंट लॉस बहुत कम होगा, इसलिए गर्म नहीं होगा। तो क्या यूज़ करते हैं, आइदर आयरन और स्टील। आयरन या स्टील जो होता है वो विद्युत का अच्छा चालक नहीं होता है, तो इसमें ईडी करंट पैदा होंगी, तो ईडी करंट लॉस बर्तन में बहुत ज़्यादा होगा, तो गर्म ज़्यादा होगा ईडी करंट लॉस से। तो ये इंडक्शन ईडी करंट पैदा करता है बर्तन में, उससे वो गर्म होता है, ईडी करंट लॉस से गर्म होता है। तो ये क्या है, ईडी करंट पैदा हुआ, उससे लॉस हुआ, तो लॉस कैसे हुआ, जूल्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग से। देखिए ये इलेक्ट्रिक केटल यहाँ लगा रहता है, अंदर एक फिलामेंट रहता है, उसमें सप्लाई जाती है, वो गर्म होता है, उससे वो चाय को हीट करता है। देखिए चाय बनती है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक केटल, विद्युत केतली। बस गीजर, एक गीजर होता है, आप ठंडी में पानी गर्म करने के लिए यूज़ करते हैं इसको। इलेक्ट्रिकल सप्लाई देते हैं, वो जाती है गर्म का हीटिंग कॉइल में। हीटिंग कॉइल क्या करती है, पानी को गर्म करती है, उससे आप गर्म पानी को यूज़ करते हैं नहाने के लिए। एक तरफ से सप्लाई हो रहा है, एक तरफ से आप पानी बाहर हॉट वाटर लेंगे सप्लाई। दिस इज इलेक्ट्रिक फर्नेस, विद्युत भट्टी है इलेक्ट्रिक फर्नेस। इसमें क्या होता है, कोयला या कोई अन्य चीज़ जलाने की जगह, लकड़ी जलाने की जगह इसमें हाई रेजिस्टेंस वैल्यू के, आर इज़ वेरी हाई, वेरी हाई रेजिस्टेंस वैल्यू के तार होते हैं। तार बहुत से वायर रहते हैं, कॉइल होती हैं, इनमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं। तो उसमें क्या होता है, हाई रेजिस्टेंस के वायर की वजह से उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी का लॉस बहुत होता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो हीट में कन्वर्ट हो जाती है। कितना, ये 5J, इतना एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है हीट में। उससे ये जो कॉइल है, सभी कॉइल गर्म हो जाती हैं, तापमान उनका बहुत बढ़ जाता है, तो अंदर भट्टी जो है उसमें तापमान बहुत बढ़ जाता है। तो कोयला, लकड़ी या अन्य ईंधन जलाने की तुलना में दिस इज़ मच बेटर मेथड ऑफ हीटिंग। तो इलेक्ट्रिक फर्नेस बोलते हैं, विद्युत भट्टी, इनका यूज़ करते हैं हम लोग इंडस्ट्रीज़ में। देखिए इलेक्ट्रिक प्रेस, आप यहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, इसमें लगा रहता है हीटिंग कॉइल अंदर, उस हीटिंग कॉइल में इलेक्ट्रिकल सप्लाई जाती है। इसमें हाई रेजिस्टेंस की कॉइल होती है, मूविंग इलेक्ट्रॉन्स परमाणुओं से और इलेक्ट्रॉन्स टकराते हैं, उससे ऊर्जा नष्ट होती है उनकी, और वो जो नष्ट होती है ऊर्जा वो कन्वर्ट हो जाती है ऊष्मा में, दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू हीट, E/J इस फार्मूले से। और ये जो हीटिंग कॉइल होती है उसके नीचे होता है इसका सरफेस, ये वो गर्म हो जाता है उस हीटिंग कॉइल की वजह से, और वो उसकी वजह से हम उसका गर्माहट यूज़ करते हैं कपड़ा प्रेस करने में, इलेक्ट्रिक प्रेस बोलते हैं इनको। तो कोयला या लकड़ी जला के पहले हम लोग जो प्रेस करते थे उसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता था, पोल्यूशन होता था, सो देयर वर सेवरल डिसएडवांटेजेस। दिस इज दी very cheap, very clean, and its response is very fast, quick. So these are some applications of Joule's law of electric heating as a source of heat. This is not the complete list, मैं पहले ही बता चुका हूँ, बहुत से और भी अनुप्रयोग हैं, बहुत से और भी जगह हैं जहाँ हम Joule's law of electric heating का यूज़ करते हैं गर्म करने के लिए। दिस इज इलेक्ट्रिकल सर्किट प्रोटेक्शन में भी जूल के नियम का यूज़ करते हैं। आपने फ्यूज़ का नाम सुना होगा। इसमें देखिए ये कंडक्टिंग सरफेस है, ये कंडक्टिंग सरफेस है, इसको सर्किट में ऐसे लगा देते हैं, ये सर्किट है, इसको लगा देंगे सीरीज में ऐसे। इसमें एक होता है वायर, दिस ये फ्यूज वायर है, ये इसकी एक करंट हैंडलिंग कैपेसिटी होती है। फॉर एग्जांपल 5 एम्पियर का अगर फ्यूज है तो ये 5 एम्पियर तक की करंट को, इफ़ करंट इज़ 5 एम्पियर और लेस, इट पासेस इट सेफली।
5 एम्पियर तक की करंट है तो सेफली पास करेगा। इसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, करंट जाती है तो कितना मैंने बताया I²RT अपॉन J इक्वल टू I²RT अपॉन J, तो H इज प्रोपोर्शनल टू I²। तो जब तक 5 एम्पियर की करंट है, इसमें जो ऊष्मा उत्पन्न हो रही है इतना ऊष्मा उत्पन्न नहीं हो रही है कि ये पिघल जाएगा, तब तक नहीं पिघलेगा 5 एम्पियर तक। लेकिन करंट का मान मान लीजिए बढ़ के 5 एम्पियर से 10 एम्पियर हो गया, तो उत्पन्न ऊष्मा जो होगी वो ये 2 गुना हो गया अगर करंट, तो उत्पन्न ऊष्मा 4 गुना हो जाएगी। तो दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू I²। तो इतना ज़्यादा ऊष्मा यहाँ उत्पन्न होगी कि ये जो है ये वायर मेल्ट कर जाएगा, यहाँ से बीच से पिघल जाएगा। सो ये सर्किट ब्रेक हो जाएगा, कट, ये पिघल के यहाँ नीचे गिर जाएगा। सो दिस वायर इज़ नाउ डिस्कनेक्टेड। फ्यूज ने अपना काम कर दिया। इसको बोलते हैं ब्लोन फ्यूज। फ्यूज उड़ गया, फ्यूज उड़ गया, मेल्ट हो गया इसका वायर। तो ये सप्लाई को कट कर देगा और आपके अंदर जो करंट जा रही थी इसमें वायर के अंदर वो ऑफ हो जाएगी सप्लाई। देखिए दूसरा फ्यूज ये है, इसको बोलते हैं बेस। दिस इज कॉल्ड बेस। इसमें कॉन्टैक्ट लगे रहते हैं, एल्युमिनियम का या कॉपर का ये भाग होता है, यही कॉन्टैक्ट बनाता है। ये फ्यूज कैरियर बोलते हैं इसको। दिस इज फ्यूज कैरियर। फ्यूज वायर देखिए, दिस इज इम्पोर्टेंट, यहाँ फ्यूज वायर लगा रहता है। ये जैसे इसकी मैंने बताया करंट कैरियरिंग कैपेसिटी फिक्स होती है, वैसे इसकी मान लीजिए 10 एम्पियर लिखा है, 10 एम्पियर। तो 10 एम्पियर तक जब तक करंट जाएगी तब तक ये उसको सेफली पास करेगा। इसमें इतना हीट पैदा होगी कि वो उसको सहन कर लेगा, बियर कर लेगा। लेकिन जैसे ही करंट का मान 10 एम्पियर से अधिक होगा, 15 एम्पियर 20 एम्पियर होगा, ये वायर क्या करेगा, मेल्ट हो जाएगा। ब्रेक हो जाएगा तो सर्किट को डिस्कनेक्ट कर देगा। जैसे ये लगा हुआ है यहाँ पे, ये जब तक करंट का मान 10 एम्पियर है ये करंट को सप्लाई जारी रखेगा, द सप्लाई इज़ कंटिन्यू। लेकिन जैसे ही करंट का मान 10 एम्पियर ज़्यादा हो गया, 15 एम्पियर या 20 एम्पियर हो गया, ये क्या करेगा, वायर ब्रेक हो जाएगा। तो ये सप्लाई डिस्कनेक्ट, जो भी फ्यूज ऑपरेट करेगा वो सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर देगा। इस प्रकार से आपका सर्किट प्रोटेक्ट हो जाता है और करंट से, इसीलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट प्रोटेक्शन। ये फ्यूज है, इसमें लिखा है 13 एम्पियर। इसका मतलब जब तक 13 एम्पियर की करंट है या उससे कम है तब तक ये उसको हेल्दी मानेगा और नॉर्मल जाएगा, करंट नॉर्मल पास करेगा। जैसे ही करंट बढ़ेगी ये फ्यूज वायर मेल्ट हो जाएगा। उसका तरीका क्या है, फिर मेल्ट हो जाएगा तो इसको फिर आप फॉल्ट पता करिए, ओवरलोड क्यों हुआ, एक्सेस करंट क्यों गई, एक वो पता करेंगे। दूसरा फ्यूज वायर को हम दोबारा लगाएंगे, इसमें लगाएंगे, रीवायरिंग करेंगे, फिर इसको दोबारा लगाएंगे तो सिस्टम चलेगा। या इसको फ्यूज को बदल देंगे। यहाँ लिखा है 15 एम्पियर सपोज़, तो 15 एम्पियर तक की करंट को ये पास करेगा। देखिए यहाँ फ्यूज वायर लगा हुआ है, ये फ्यूज वायर यही ऑपरेट करता है। दिस वायर मेल्ट्स। अब देखिए फ्यूज वायर कैसे लगाते हैं, फ्यूज को कैसे लगाते हैं सर्किट में, ये डिस्कस करने जा रहे हैं। फ्यूज हमेशा याद रखना, हमेशा आप कि फ्यूज को हमेशा फेज में लगाते हैं। फेज या पॉजिटिव, बैटरी के पॉजिटिव वाले टर्मिनल में लगाते हैं या फेज वायर में लगाते हैं, न्यूट्रल में नहीं लगाते हैं। न्यूट्रल में क्यों नहीं लगाते हैं, अभी हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं। हमेशा फेज में क्यों लगाते हैं, देखिए न्यूट्रल में अगर लगाएंगे तो क्या होगा, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि यहाँ न्यूट्रल में लगा दिया है, ये न्यूट्रल में फ्यूज लगा है। मान लीजिए ये व्यक्ति को इलेक्ट्रिक शॉक लग रहा है। जब किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो करंट का मान बहुत तेज़ी से बढ़ता है, करंट इंक्रीजेस, बहुत तेज़ बढ़ती है। नॉर्मल करंट की तुलना में करंट का मान बहुत तेज़ बढ़ता है। तो मान लीजिए फ्यूज 10 एम्पियर का लगाया है हमने, तो इस व्यक्ति को शॉक लगेगा तो पूरे सर्किट की करंट बढ़ जाएगी, मान लीजिए 20 एम्पियर हो गई। तो फ्यूज डिटेक्ट करेगा कि करंट जो है 10 एम्पियर से ज़्यादा है, ये क्या करेगा, मेल्ट हो जाएगा, ब्रेक। इसको बोलते हैं ब्लोन फ्यूज। तो इधर से करंट का प्रवाह ये रोक देगा, कट, इधर से करंट नहीं जाने देगा इस साइड से। यहाँ ब्रेक हो गया, सर्किट ब्रेक। बट ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है प्लस प्लस प्लस, ये अगर ये फेज है तो यहाँ से देखिए ये सप्लाई जारी रहेगी, जारी है। तो इस व्यक्ति को शॉक लगता रहेगा अभी भी, फ्यूज के उड़ने के बाद भी ये शॉक लगेगा, क्योंकि फेज इज अवेलेबल, फेज इज प्रेजेंट, स्टिल प्रेजेंट, प्लस अभी अवेलेबल है, इसलिए इसको शॉक लगेगा। यहाँ है या व्यक्ति यहाँ है, यहाँ भी शॉक लगेगा। ये लोड है, लोड के उस पार है या लोड के इस पार है, इसको शॉक लगेगा अभी भी। तो इसलिए फेज में अगर नहीं लगाएंगे, न्यूट्रल में लगाएंगे, तो फ्यूज के ऑपरेट होने के बावजूद भी व्यक्ति को इलेक्ट्रिकल शॉक लग रहा है, बिकॉज इट इज़ गेटिंग फेज, इट इज़ गेटिंग पॉजिटिव। और यहाँ से अर्थ ले लेगा, कहीं से मिल जाएगा उसको, तो ये शॉक लगेगा। तो फेज में लगाने से देखिए कैसे सेफ हो जाएगा व्यक्ति। ये व्यक्ति मान लीजिए ये है,
10 एम्पियर का फ्यूज लगाया है, मान लीजिए इस व्यक्ति को शॉक लगा तो करंट बढ़ के हो जाएगी, मान लो 20 एम्पियर हो गई सपोज़। हालांकि करंट और ज़्यादा बढ़ जाती है, शॉक लगने पे बहुत तेज़ बढ़ती है। तो फ्यूज़ ब्लो करेगा, मेल्ट कर जाएगा, क्योंकि करंट 10 एम्पियर का है ये, तो 20 एम्पियर करंट हो गई है या और ज़्यादा हो गई है, ब्लो कर जाएगा। तो ये फेज जो जा रहा था इधर की तरफ से जो करंट जा रही थी, ये करंट ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि इसको पाथ नहीं मिल रहा है। न्यूट्रल जो है उधर से पाथ मिलेगा, लेकिन न्यूट्रल ऑलरेडी अर्थ होता है कहीं ना कहीं से, न्यूट्रल ऑलरेडी अर्थ होता है कहीं ना कहीं से, तो इधर से शॉक लगने का रिस्क नहीं है, देयर इज़ नो रिस्क। यहाँ से कोई रिस्क नहीं है शॉक लगने का, तो इधर से शॉक नहीं लगेगा व्यक्ति को, न्यूट्रल से शॉक नहीं लगेगा, शॉक लगेगा इधर से ही। तो इसी वजह से फेज में लगाते हैं, हमेशा फ्यूज़ को हमेशा फेज में लगाते हैं, ताकि फेज ऑपरेट कर जाए। न्यूट्रल भले ही प्रेजेंट रहेगा तो व्यक्ति को शॉक नहीं लगेगा, यहाँ है तो भी नहीं लगेगा, ये व्यक्ति यहाँ है तो भी नहीं लगेगा। सो देयर इज़ नो शॉक। फ्यूज उड़ा तो सप्लाई ऑफ और ये व्यक्ति सेफ़ हो गया, क्योंकि न्यूट्रल से कोई इसको शॉक लगने का रिस्क नहीं है। बट यहाँ पे न्यूट्रल का तार में फ्यूज ऑपरेट होने के बावजूद भी फेज चूँकि वो लेवल है, इसलिए उस व्यक्ति को शॉक अभी भी लग रहा है। सो दैट इज़ वाई वी यूज़ अ फ्यूज इन दी फेज वायर। और पॉजिटिव में लगाते हैं या फेज में लगाते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड थर्मल यूनिट्स। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले कि कैलोरी और जूल में क्या संबंध होता है। 1 कैलोरी इक्वल टू 4.186 जूल, या इसको राउंड ऑफ करके 4.2 जूल भी कहते हैं इसको। देखिए 1 कैलोरी में इतना जूल है। अब जूल को किलो जूल में कन्वर्ट करना हो तो क्या होगा, 1000 जूल में 1 किलो जूल। कैलोरी को किलो कैलोरी में कन्वर्ट करना होगा तो 1000 कैलोरी 1 किलो कैलोरी है, तो आपको मालूम है। अब कैलोरी जो है और जूल, उनमें आपस में संबंध हम बता चुके हैं कि अगर ये निकालना हो, सपोज़ आपको कैलोरी निकालना हो, कैलोरी में अगर गुणा कर दें 4.18 से तो आपको मिल जाएगा जूल। कैलोरी में अगर 4.18 से गुणा कर दें जूल मिल जाएगा। जूल में अगर 4.186 से भाग दे दें तो आपको कैलोरी मिल जाएगा। तो ये रिलेशन होता है, ये रिलेशन हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। ये 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल, या 1 जूल इक्वल टू 1/4.2 कैलोरी। तो ये कैलोरी में 4.2 से भाग दे दें तो आपको जूल मिल जाएगा कैलोरी में। तो ये जूल और कैलोरी में रिलेशनशिप होता है। 1 कैलोरी इक्वल टू 4.186 जूल, या 1 जूल इक्वल टू 1/4.2 कैलोरी, ये रिलेशन होता है। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी और थर्मल एनर्जी में रिलेशन देखते हैं। लेट अस ट्राई टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिसका मात्रक होता है क्या, kWh, किलोवाट आवर। इसी को आप यूनिट बोलते हैं। इसको कन्वर्ट कर लीजिए वाट सेकंड में, 1000 वाट 60 इतना वाट सेकंड हो गया। सो 1 kWh में 1 किलोवाट आवर में 3.6 इंटू 10⁶ वाट सेकंड होता है। याद रखिएगा, वाट सेकंड। 1 किलोवाट आवर में 3.6 इंटू 10⁶ वाट सेकंड होता है। और हम आपको पहले ही बता चुके हैं 1 वाट सेकंड इक्वल टू 1 जूल भी होता है। वाट सेकंड और जूल दे आर इक्वल, तो इसको कह सकते हैं दिस इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल। तो किलोवाट आवर, वाट सेकंड और जूल में क्या संबंध होता है, 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ वाट सेकंड और 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ये तो 1 जूल में कितने किलोवाट आवर होगा, 1 जूल में 1/3.6 इंटू 10⁶ के किलोवाट आवर। 1 जूल में इतना किलोवाट आवर होगा। 1 वाट सेकंड में कितना किलोवाट आवर होगा, इतना ही होगा जितना 1 जूल में होता है। 1 वाट सेकंड इक्वल टू सेम इतना ही होगा, क्योंकि 1 जूल इक्वल टू 1 वाट सेकंड होता है। तो इसको कैलोरी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको जूल मालूम हो तो उसमें आप भाग दे दें तो कैलोरी मिल जाता है। कैसे कन्वर्ट करेंगे 1 किलोवाट आवर को कैलोरी में, 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल। तो जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करना आता है आपको।
कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसमें भाग दे दीजिए 4.2 से, ये हो जाएगा कैलोरी। ठीक है, ये दिस इज कैलोरी, दिस इज नॉट जूल, दिस इज कैलोरी। तो किलोवाट आवर और कैलोरी में आपको संबंध मिल गया। तो एक कैलोरी में कितना किलोवाट आवर होगा, 4.2 अपॉन 3.6 इंटू 10⁶, इतना। एक कैलोरी में 1 कैलोरी इक्वल टू इतना किलोवाट आवर। सो आपको कन्वर्जन आना चाहिए, किलोवाट आवर kWh वाट सेकंड में कन्वर्ट करना, या जूल में कन्वर्ट करना, या कैलोरी में कन्वर्ट करना। कैलोरी को वाट सेकंड में, कैलोरी को जूल में, कैलोरी को किलोवाट आवर में, किलोवाट आवर को वाट सेकंड में, किलोवाट आवर को जूल में, किलोवाट आवर को कैलोरी में। सो यू शुड नो हाउ टू इंटर कन्वर्ट देम, ये आपको मालूम होना चाहिए। जैसे ये टेबल देख रहे हैं, दिस इज द टेबल। इस टेबल में दिख रहा है किलो कैलोरी को अगर किलो जूल में कन्वर्ट करना हो, किलो कैलोरी को किलो जूल में कन्वर्ट करना हो तो 4.186 से गुणा कर दीजिए। किलो कैलोरी किलो जूल में हो जाएगा, और किलो जूल को अगर किलो कैलोरी में कन्वर्ट करना है तो 4.186 से भाग दे दीजिए, मिल जाएगा। वेरी सिंपल। जूल को आपको कैलोरी में कन्वर्ट करना है तो जूल में भाग दे दीजिए, 4.186 से कैलोरी हो जाएगा। कैलोरी को आपको जूल में कन्वर्ट करना है तो 4.186 से गुणा कर दीजिए, हो जाएगा। किलो में इनको कन्वर्ट करना है, जूल को किलो जूल में कन्वर्ट करना है। मान लीजिए जूल को किलो जूल में कन्वर्ट करना है, 1000 से भाग दे दीजिए, किलो जूल हो जाएगा। किलो जूल को जूल में कन्वर्ट करना है, 1000 से गुणा कर दीजिए, जूल हो जाएगा। वैसे ही कैलोरी को किलो कैलोरी, किलो कैलोरी को कैलोरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, किलो कैलोरी है उसमें 1000 से गुणा कर दीजिए, कैलोरी हो जाएगा। कैलोरी है उसमें 1000 से भाग दे दीजिए, किलो कैलोरी हो जाएगा। तो यू शुड नो हाउ टू कन्वर्ट देम, इंटर कन्वर्जन आना चाहिए। लेट अस टॉक अबाउट पावर में क्या रिलेशन होता है। पावर, मैकेनिकल पावर और इलेक्ट्रिकल पावर में क्या संबंध होता है। ज़्यादातर मैकेनिकल पावर का यूनिट हार्स पावर होता है, इलेक्ट्रिकल पावर का यूनिट वाट होता है। इनमें संबंध देखिए, दिस इज द रिलेशनशिप। 1 हार्स पावर में 746 वाट होता है, याद रखिए। तो 1 वाट में 1/746 1/746 हार्स पावर, ये। तो 1 किलोवाट में कितने हार्स पावर होगा, 1 किलोवाट में कितने हार्स पावर होगा, 1000/746 हार्स पावर। So you should know, you should remember these relationships, kilowatt and horse power कैसे आपस में जुड़े होते हैं, कैसे कनेक्टेड होते हैं। So these are different conversions। अभी हमने डिस्कस किया एप्लीकेशंस ऑफ जूल्स लॉ, क्या क्या एप्लीकेशन था, एज ए सोर्स ऑफ लाइट, एज ए सोर्स ऑफ हीट, एंड इलेक्ट्रिकल सर्किट प्रोटेक्शन। इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट में भी यूज़ करते हैं, हार्डवेयर टाइप इंस्ट्रूमेंट एक होते हैं, वहाँ यूज़ करते हैं, वहाँ भी यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ नॉट द कंप्लीट लिस्ट, आई टोल्ड यू अर्लियर आल्सो, पहले भी बता चुके हैं कि पूरी लिस्ट नहीं है, बहुत से अनुप्रयोग हैं जूल के नियम का। जहाँ भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन अगर हो रहा है, कहीं विद्युत दे करके ऊष्मा पैदा कर रहे हैं यदि आप कहीं भी, तो जूल के नियम से हो रहा है। या विद्युत दे के कहीं भी आप लाइट बना रहे हैं, लाइट, तो भी जूल के नियम से हो रहा है। सो दिस इज़ अ वेरी वाइड एप्लीकेशन ऑफ जूल्स लॉ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।